So welcome back to class again, and this is for first year Kurukshetra, first year ANU and YVU students, plus इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर सीटेड ओटेड रोस्टेड. ठीक है, ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे फर्दर के लिए. प्लीज़ म्यूट अप योर माइक्रोफोन. ओके, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज़, रिकॉर्ड हो रहा है. ओके, सो रीडिंग स्किल क्या होता है? जैसे कि आप जानते हो कि लैंग्वेज स्किल 4 टाइप के होते हैं. लैंग्वेज स्किल में 4 टाइप्स होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. ओके, 1 सेकेंड. ओके, सो जैसे कि आप जानते हो लैंग्वेज स्किल में 4 टाइप्स के होते हैं. जैसे हमने पढ़ा था लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. अब क्या होता है कि रीडिंग स्किल में हम आ गए हैं. जितना हमने पढ़ा था कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग अगर अच्छा होता है तो रीडिंग स्किल ऑटोमेटिकली आपका अच्छा रहेगा. तो वही सेम हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं जैसे कि हमने लिसनिंग एंड स्पीकिंग में भी दिया हुआ है. रीडिंग इज ए लैंग्वेज स्किल विच इन्वॉल्व्स एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. यहाँ पे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल होगा. हर एक इंडिविजुअल जब भी कोई लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल सीख रहा है, कोई भी स्किल सीखता है तो उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल. ये एक प्रोडक्ट है किस किस के बीच का? इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल. मतलब लिसनिंग जब अच्छा करोगे स्पीकिंग अच्छा होगा. लिसनिंग एंड स्पीकिंग जब दोनों ही अच्छा हो जाए तो उन दोनों के गुणात्मक मतलब प्रोडक्ट वो दोनों अगर कंबाइंडली चल रहे तो उसकी बेसिस पे रीडिंग स्किल अच्छा रहेगा. सो इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल. ठीक है, फिर ये डायग्राम कंपलसरी था. क्या था? सेंडर इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है जिसको हम मैसेज बोलते हैं. मैसेज किसको देगा? रिसीवर को. और जब मैसेज दे रहे हो तो क्या एक्टिव रहता है? सेंसोरी ऑर्गन, मतलब आपके स्नायु. जैसे आपके कान, आँख, या फिर पढ़ने के लिए अभी मुंह चाहिए, बोलने के लिए भी मुंह चाहिए, तो सेंसरी ऑर्गन. प्लस अब रीडिंग करने के लिए सिर्फ मुंह एक्टिव होने से नहीं चलेगा. आप बोल सकते हैं कितने सेंस ऑर्गन यहाँ पे जुड़ेंगे. इसलिए हमें 4 सेंस ऑर्गन्स चाहिए, मतलब 4 सेंसरी पार्ट्स चाहिए. एक हो गया आपका ईयर, क्योंकि आप जो भी बोलते हो वो सही बोल रहे हो या गलत ये भी सुनना पड़ता है. आइज़, हमें देखना पड़ेगा. हमें बोलने के लिए चाहिए माउथ. माउथ एक्चुअली वोकल कॉर्ड चाहिए जिससे हमारा ओरल हो सके, तो हम यहाँ पे ओरल लिखेंगे. और यहाँ पे आप लिखोगे ब्रेन, उसको अटेंड करने के लिए. ब्रेन उसको अटेंड करने के लिए. ब्रेन, ईयर, आइज़, ओरल, मतलब माउथ. इतना आपको चाहिए. ये डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ये डायग्राम भी आप दे सकते हो. सो रीडिंग इज़ नॉट ए आइसोलेटेड बिहेवियर. रीडिंग कभी भी अकेले नहीं होता है. ऐसा बोलोगे कि ये अकेले हो जाएगा, इसमें बस एक ही चीज़ रीड करने से ही ख़त्म हो गया, नहीं. रीडिंग में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, मेनली ये 3. जब आप ट्राइंगल बना रहे हो थोड़ा सा प्रॉपर बनाना, ठीक है. तो 3 होगा, 1, 2, 3. नंबर 1 ग्राफो फेनोमिक नहीं होगा, ये आपका होगा ग्राफो फोनोमिक. फोनोमिक होगा, ठीक है. ग्राफो फोनोमिक क्लूज. ग्राफो फोनोमिक क्लूज, ठीक है. ये है आपका सिंटैक्टिक क्लूज. एंड ये है आपका सिमांटिक क्लूज. एक साथ लिखा है, स्पेलिंग रॉन्ग है तो करेक्ट करना, नहीं पता चला तो पूछ लेना, ठीक है. ग्राफोफोनोमिक क्लूज, सिंटैक्टिक क्लूज एंड सिमांटिक क्लूज. ग्राफोफोनोमिक मतलब क्या होता है? जब हम कोई भी शब्द के और वर्ड्स के और लेटर्स के शेप एंड साउंड पे फोकस करते हैं उसको अरेंज करने के लिए, उसको ग्राफोफोनोमिक बोलते हैं. ग्राफोफोनोमिक क्लूज बोलते हैं साउंड एंड शेप ऑफ द लेटर्स, ठीक है. सिंटैक्टिक क्लूज में क्या है? वर्ड्स एंड ग्रामर को ज़्यादा फोकस किया जाता है, कैसे वर्ड्स बन रहे हैं लेटर्स को जॉइन करके, और उसमें ग्रामर का कैसा व्यवहार हुआ है, व्याकरण का कैसा व्यवहार हुआ है. सिमांटिक में क्या है? मीनिंग ऑफ वर्ड्स. मीनिंग ऑफ वर्ड्स, जो भी शब्द यूज़ करें उसका मतलब क्या है, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका हम शब्द जान रहे हैं उसका समानार्थक, विपरीत, ये सारे शब्द को जानना पड़ता है. ऑपोजिट एंड हम बोल सकते हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स. सेम वर्ड्स एंड ऑपोजिट वर्ड्स दोनों जानने पड़ते हैं. तो यहाँ पे 3 पार्ट आया, ग्राफोफोनोमिक, सिंटैक्टिक एंड सिमांटिक. इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल क्या है? रीडिंग इज़ फंडामेंटल टू फंक्शन इन टूडेज सोसाइटी. आज का जो सोसाइटी है ना, समाज है, उसमें रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देयर आर मेनी एडल्ट्स हु कैन नॉट रीड वेल एनफ टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन और ऑन ए मेडिसिन बोतल. सपोज़ आपको रीडिंग नहीं आता है तो बहुत जगह पे प्रॉब्लम आएगा.
आप पढ़ना नहीं जानते हो, नॉट एबल टू रीड एनीथिंग, नॉट एबल टू कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन, नॉट एबल टू ड्रॉ आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, जो भी वर्ड्स गिवन हैं, जो भी लिखे गए हैं उसको समझ नहीं पा रहे हो। तो आज की सोसाइटी में रीडिंग एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल फंक्शन बन गया है। इवन आप बैंक में भी जाते हो तो रीडिंग करना पड़ता है, वहाँ पे मेंशन होता है कि कौन से लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, बंगाली, क्या है लैंग्वेज। तो वैसे हर एक चीज़ में तो एक लैंग्वेज या एक से दो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा तो लैंग्वेज नहीं होते। अगर रीडिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो हमें अंडरस्टैंड होने में प्रॉब्लम होगा। तो आज के बहुत सारे एडल्ट्स ऐसे हैं जो रीड नहीं कर पाते हैं। रीड कैन नॉट रीड वेल एनफ टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन ऑन ए मेडिसिन बोतल। मेडिसिन बोतल में क्या लिखा है ऊपर वो भी नहीं पढ़ पाते। नेक्स्ट, रीडिंग इज़ अ वैलिड स्किल इन फाउंडिंग गुड जॉब। अगर आपके पास रीडिंग स्किल अच्छा है ना, आपको जॉब मिलने में ईजी होता है। आप सब सोच रहे हैं कि आप लोग बीएड करने के बाद टीचर बन जाएंगे। अब सोचो, आप में से कुछ ऐसे भी तो स्टूडेंट्स होंगे जो कि बहुत वीक है। अगर वो मेहनत ना करे, उनका रीडिंग अच्छा नहीं होगा, इंग्लिश बोलने में अच्छा नहीं रहेंगे, अपनी लैंग्वेज में से बात करेंगे बट जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उस पर बात नहीं कर पाएंगे, तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है जॉब मिलने में। हाँ, कोटा इज़ डिफरेंट, बट यहाँ पे कोटा का बात हम नहीं कर रहे, रीडिंग का बात कर रहे हैं। नॉर्मली अगर रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो क्या होगा उस पॉइंट पे, रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डेवलप्ड द माइंड। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी भी अगर रीडिंग मतलब ना सिर्फ रीड कर देना नहीं होता है, दो टाइप के रीडिंग होते हैं, दो नहीं बहुत टाइप्स हैं। मैं अभी दो टाइप थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्सटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, जब आप कोई चीज़ को रीड करते हो ऊपर से, मतलब नॉर्मली बस उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए पढ़ रहे हो, उसका समरी जानने के लिए पढ़ रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंसिव रीडिंग। आपको बोला है क्या कि 100 पेज का एक बुक है, 1 घंटे में उसको रीड करो, तो आप बिना सोचे समझे बस रीडिंग करो, उसे एक्सटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। एक्स मतलब समझ लेना ऊपर ऊपर, हर एक चीज़ में एक्स मतलब आउट होता है ना, आउटलाइन पढ़ना, आउटलाइन, ठीक है। एक्स मतलब आउट, चला गया है, चला गया बोल के ये एक्स बनाया ना। तो एक्सटेंसिव तो आउटलाइन रीडिंग। इंटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव रीडिंग होता है जब हम इन मतलब डिटेल्ड में, जब हम कोई चीज़ को गहराई के साथ पढ़ें, इन डेप्थ, इन डेप्थ, जब हम चीज़ों को चिल्ला के नहीं पढ़े, उसके अंदर छुपे हुए कोड्स, इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल तक पढ़े, उसको इंटेंसिव रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो रीडिंग, अब बताओ कौन से टाइप का रीडिंग है जो आपके माइंड को डेवलप करेगा, बोल सकते हैं फर्स्ट वन और सेकंड वन, जल्दी। सेकंड वन। सेकंड वन, वेरी गुड। इंसेंटिव। सेकंड वन, सेकंड वन, इंटेंसिव। इंटेंसिव जब भी होगा तो आप डिटेल्ड पढ़ोगे खुद से, ठीक है। अब आ जाओ बुक्स, मैगजीन्स, ये जो बुक्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, इवन द इंटरनेट, आज के टाइम पे इंटरनेट का यूज़ हो रहा है, ये आपको लर्निंग टूल्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर भी परचेस नहीं करते, न्यूज़ ये मोबाइल में ही देख लेते हो, इन्फॉर्मेशन मोबाइल में देख लेते हो, बहुत सारे न्यूज़ चैनल के ऐप्स भी आपके ऐप स्टोर में प्रेजेंट है, उसे डाउनलोड करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यूट्यूब में आप न्यूज़ हर एक घंटे का, हर एक मिनट का देख सकते हैं। कहीं पे भी कोई भी ट्विटर हो, ट्वीट कर रहा है या फेसबुक में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वहाँ से भी हम देख सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रीडिंग डेवलप्स इमेजिनेशन, जो अच्छा रीडिंग करता है उसका ना इमेजिनेशन कैपेसिटी अच्छा होता है, सोचने का कैपेसिटी, दूर तक सोचता है। क्या कर सकते हैं, अगर सपोज़ किसी को जॉब नहीं मिला तो वो क्या करेगा, यू आर वेरी एजुकेटेड, आप सब बहुत एजुकेटेड है, तो आप कुछ ना कुछ करके अपना नाम जरूर रोशन करोगे, प्लस इनकम भी करोगे। सो डोंट डिमोटिवेट योरसेल्फ, कभी डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। सो ये आपका इमेजिनेशन है, फ्यूचर प्रेडिक्शन। हम फ्यूचर नहीं देख सकते बट प्रेडिक्ट जरूर कर सकते हैं कि आगामी काल और कमिंग टाइम पे हम ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। ये आपको रीडिंग ही प्रोवाइड करता है। रीडिंग डेवलप्स क्रिएटिव साइड, आप क्रिएटिव बनते हो जितना अच्छा अच्छा रीडिंग करते हो। कभी कभी देखना आपसे पोएम, आपको पोएम राइटिंग नहीं आता है बट कभी कभी वर्ड्स देखते ही पोएम जैसा बन जाता है। कभी कभी खुद का इमेज आप क्रिएट कर सकते हैं, गुड इमेज, मतलब अपना तरक्की कैसे होगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे दोगे, कौन से प्लेटफॉर्म में काम करोगे, ये सब कर सकते हो। फाइनली रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वर्ड स्पोकन एंड रिटन द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। नॉर्मली क्या होता है, रीडिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज जो भी वर्ड्स आप बोलते हो
जो लिखा रहता है वो आपके लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है, आपके बॉडी को नहीं, आपके माइंड को तैयार करता है, एक के बाद एक पिलर देता है नॉलेज का, जहाँ पे आप स्टोर करके उसको बहुत यूटिलाइज करते हो। ठीक है, अभी देखो मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग प्रोसेस है। मैकेनिज्म मतलब उसके स्टेजेस और प्रोसेसेस क्या क्या है, नीचे आना। ये देखो, रीडिंग इज ए प्रोसेस। रीडिंग एक टाइप का प्रोसेस है। रीडिंग मतलब पढ़ना, पठन बोलते हैं इसको, पठन कौशल है। सो रीडिंग इज ए प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग मैकेनिकल पार्ट्स। पहला क्या है, साउंड वेव्स। नॉर्मली फिजिक्स पढ़े हो ना क्लास 10 तक के अंदर, तो साउंड वेव्स तो जरूर पढ़ा होगा। वो पेंडुलम वाला प्रोसेस याद है, पेंडुलम में जितना जोर से आप कुछ भी मारो तो वो पेंडुलम का एक वाइब्रेशन होता है, वो मूव करते रहता है, ठीक है ना, ऑसिलेशन बोलते हैं हम लोग। तो वैसे ही देखना, जब साउंड भी मूव करता है तो ऐसा एक एंगल बन के जाता था, साउंड वेव्स होते हैं। तो वही साउंड वेव्स आपके कानों में जा रहे हैं, जो कि कल मैंने आपको स्पीकिंग स्किल में भी समझाया था, लिसनिंग में भी समझाया था। तो साउंड वेव्स हैं। साउंड वेव्स के बाद एरो मार्क देखना, कमिंग फ्रॉम सेंडर और इन्फॉर्मेंट। साउंड वेव्स कहाँ से आ रहे हैं, साउंड कहाँ से आ रहे हैं ना, आपके सेंडर और सेंडर ने आपको जो भी भेजा है बाहर से, और इन्फॉर्मेंट से आ रहे हैं। फिर क्या होता है, जो भी आ रहा है वो है वॉइस। इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में आ रहा है, वॉइस के फॉर्म में आ रहा है। जैसे कि आप मेरा वर्ड सुन पा रहे हैं, और कोड्स करके आता है, मतलब इन्फॉर्मेशन आप जैसे ह्यूमन ऑडिबल कर सके, सुन सके, उस लैंग्वेज में कोड होके आता है। सो कोड किसने भेजा है, सेंडर ने भेजा है। किसको भेजा है, रिसीवर को भेजा है। तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीव्ड। ठीक है, जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गए हैं तो कोड किया ना, कोड को अगर तोड़ोगे तो इन्फॉर्मेशन जान पाएंगे, तो ये पहले क्या करेगा, डिकोड। डिकोड करने के बाद जब इन्फॉर्मेशन आपका प्रोसेसिंग हो गया, आप रिसीवर हैं, आप जब मुझे फिर से मैसेज सेंड करेंगे, आप क्या करेंगे, रिकोड, रिकोड, रिकोड करोगे, फिर मुझे आप सेंड करेंगे। फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आप बोलोगे मैम देन क्या हुआ, कोडेड इन्फॉर्मेशन, कोडेड इन्फॉर्मेशन को डिकोड किया, डिकोड के बाद रिकोड किया, एंड उसको रेस्पॉन्स के नाते किसको सेंड कर दिया, रेस्पॉन्स के नाते आपने मुझे सेंड कर दिया। मतलब अभी आप सेंडर, मैं रिसीवर। ठीक है, बस सेंड कर दिया, हो गया। अब ऊपर देखो, इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस, अपॉर्चुनिटीज़, ये तीनों भी चाहिए आपको रीडिंग के लिए। इंटेलिजेंस नहीं रहेगा, अच्छे से रीड नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहेगा, अपॉर्चुनिटी भी नहीं रहेगा। अपॉर्चुनिटी का अच्छे से व्यवहार करना चाहिए हमेशा। क्या हम इतना, तो टाइप्स ऑफ रीडिंग में क्या है, पहला है लिटरल रीडिंग। पहला रीडिंग क्या है, लिटरल रीडिंग। सेकंड रीडिंग क्या है, इंटरप्रेटिव रीडिंग, इंटरप्रेटिव रीडिंग। थर्ड क्या है, क्रिटिकल रीडिंग, क्रिटिकल रीडिंग। ठीक है, साउंड बेस्ड रीडिंग सुनो, रीडिंग अलाउड, लाउड रीडिंग को ये एन नहीं होगा, ठीक है, LOUD रीडिंग होगा। एक होगा साइलेंट रीडिंग। तो यहाँ पे 6 टाइप का रीडिंग पहले बताया गया है। फिर कंपोनेंट बेस्ड रीडिंग में अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया था, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग। सप्लीमेंट्री रीडिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, कंटेंट के बेसिस पे, कंपोनेंट के बेसिस पे। फिर आगे चलो, मेथड्स ऑफ टीचिंग है, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स जो रीडिंग करने के लिए चाहिए, ठीक है, वो करना है। फैक्टर्स है, फैक्टर्स इंपॉर्टेंस, इतने में कंप्लीट होगा। चलो कंप्लीट करते हैं पहले थोड़ा थोड़ा करके, तो आ जाओ। हाँ, हम लिटरल रीडिंग में जाएंगे। लिटरल रीडिंग होता क्या है, देखो अच्छे से। लिटरल रीडिंग है क्या, द लिटरल comprehension involves the reader in understanding the information stated directly in a text. The information may be facts or details, sequences of events, main ideas and generalization, causes and effects. Literal reading होता है जैसे कि कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो या शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हो, तो पूरा इन्फॉर्मेशन जैसे देते हो ना, 1 बाय 1, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, उसी को लिटरल बोलते हैं। मतलब एक एग्जामिनर को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करना है, एक स्टूडेंट को कंप्लीटली जानना है, वो क्लास अटेंड करे ना करे, उसको पता रहेगा कि इस स्टेप के बाद ये लिखेगा, इस स्टेप के बाद ये लिखना है। अगर पूरे स्टेप वाइज मैनर पे अंडरस्टैंड करने के लिए कोई भी इवेंट्स हो सकते हैं, मेन आइडियाज़ हो सकते हैं, फैक्ट्स हो सकते हैं, कॉजेस हो सकते हैं, तो उसको हम लिटरल रीडिंग बोलते हैं, उसे हम लिटरल रीडिंग बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरप्रेटिव रीडिंग, अरे इंटरप्रेटिव बहुत ईजी है। द रीड एट द इंटरप्रेटिव लेवल ऑन द अदर हैंड इज टू रीड बिटवीन द टाइम्स टू रिकॉग्नाइज आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन नॉट डायरेक्टली स्टेटेड। अच्छा, इंटरप्रेटिव मतलब होता है एक्सप्लेन करना।
अभी देखो 2-4 लाइन आपको पढ़ने के लिए दिया और 2-4 लाइन को पढ़ने के बाद मैंने बोला इन लाइन्स के पीछे छुपा हुआ जो पॉइंट्स हैं वो मुझे डिकोड करके बताओ। जो डायरेक्टली नहीं दिख रहा है बट इनडायरेक्टली दिख रहा है उसे डिकोड करके बताओ क्या एक्सप्लेन कर रहा है। तो जो आप पढ़ के समझ के बताओगे मुझे वो इंटरप्रेटिव रीडिंग होता है। क्रिटिकल रीडिंग क्या है? क्रिटिकल रीडिंग रेगुलर्स मेकिंग जजमेंट। ये आपको क्रिटिकली कल याद है, कल भी किए थे। हाँ, क्रिटिकल लिसनिंग। तो जो चीज़ को अच्छे से रीडिंग करके क्या देने के लिए, ओपिनियन और कंक्लूजन देने के लिए, जजमेंट देने के लिए यूज़ करते हैं, उसे क्रिटिकल रीडिंग बोलते हैं। कल जो पॉइंट था वहाँ पे सुनना पड़ रहा था, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। जो भी इसके पीछे का रहस्य है, जो फ्यूल्स है, जो वैलिडिटी कंक्लूजन निकल रहे हैं, मतलब ऐसे जो कंक्लूजन है, जो आदि और समरी निकला जिसे आप यूज़ करके आप अपने किसी भी पर्सन को ओपिनियन और जजमेंट दे सकते हो जो आपको पूछे, तो उसे क्रिटिकल रीडिंग बोलते हैं। साउंड बेस्ड रीडिंग, अभी साउंड के हिसाब से देखो, रीडिंग अलाउड क्या समझ आ रहा है? रीडिंग अलाउड का मतलब होता है जोर जोर चिल्ला के पढ़ना। जैसे स्कूल में होते थे, अरे आज बुक रीडिंग है, तो एक एक स्टूडेंट को बुलाया जाएगा और सामने बिठा के बोलेंगे जोर से पढ़ो, जैसे बाकी लोग भी सुन सके। फिर देखो लाउड रीडिंग। अलाउड रीडिंग क्या होता है? व्हाट वन रीड्स अदर्स में हियर। लाउड रीडिंग में क्या है? वेयर रीडिंग अलाउड इज प्रैक्टिस्ड वाइल प्रोज लाउड रीडिंग इज पोएट्री। देखो अगर मैं बोलूँ कि अलाउड रीडिंग क्या होता है, एक कहानी जैसा होता है, जैसे आप चिल्ला के पढ़ रहे हो तो दूसरे आपसे सुन रहे हैं। तो लाउड रीडिंग पोएम के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक पोइट्री जैसा होता है। यहाँ पे जब आप लाउडली पढ़ रहे हो बट वहाँ पे आप पॉज देंगे, इन्फॉर्मेशन भी बताएंगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बताओगे, वो लाउड रीडिंग हो जाएगा। फिर और एक होता है साइलेंट रीडिंग। पता है साइलेंट रीडिंग कब करते हो? जस्ट चीज़ों को समझने के लिए, खुद से पढ़ने के लिए, धीरे धीरे चुपचाप करके जो हम रीडिंग करते हैं। घर पे बोलते होंगे ना, अरे तुम अभी क्या पढ़ता है, कुछ समझ नहीं आता है। पहले बचपन में तो चिल्ला के पढ़ता था। जब चिल्ला के पढ़ते हो, कभी कभी बहुत बच्चों को रहता है चिल्ला के पढ़ने से जल्दी याद रहता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे पढ़ेंगे और पूरा क्वाइटली पढ़ेंगे, A to Z पढ़ेंगे, उनको समझ आ जाता है। वो साइलेंट रीडिंग है, जब आप खुद के लिए पढ़ते, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं। कंटेंट बेस्ड रीडिंग। अभी कंटेंट बेस्ड रीडिंग क्या है? अच्छा, इंटेंसिव रीडिंग क्या है? डिटेल्ड रीडिंग बोलते हैं। इंटेंसिव रीडिंग को डिटेल्ड रीडिंग बोलते हैं। जब कोई चीज़ को डिटेलली रीड करना है तो उसे इंटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। और डेप्थ के साथ पढ़ना, गहराई के साथ पढ़ना, पीछे छुपे हुए कोड्स को निकालना, इन्फॉर्मेशन को निकालना। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या था? जब हम ओनली आउटलाइन, एक्स मतलब आउट बोला था, तो किसी भी रीडिंग में अगर आउटलाइन निकाल रहे हो, मतलब पूरे स्टोरी में क्या लिखा है इतना ही जानना है, तो उसे एक्सटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। सप्लीमेंटरी रीडिंग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंटरी रीडिंग refers to the reading of the supplementary or non-details readers in the classroom under the guidance of the teacher। देखो आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो आपके बदले कोई और पढ़ देगा, बट वो डिटेल्डली नहीं पढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा और स्किप करते जाएगा, तो वो टीचर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग होता है। कभी कभी सप्लीमेंट्री रीडिंग में मैगजीन्स, जर्नल्स और भी अदर बुक्स, न्यूज़पेपर्स भी पढ़ के सुनाया जाता है। ठीक है, क्या हम इतना क्लियर है जी? एनालिटिकल मेथड्स है, ठीक है। एनालिटिकल मेथड्स में क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन से मेथड्स? जैसे अल्फ़ाबेटिकल मेथड, ये आपको ब्लर दिख रहा होगा बट जब नोट्स ओपन करोगे दिख जाएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल मेथड, दिस द ओल्डेस्ट मेथड, बहुत पुराना मेथड है अल्फ़ाबेटिकल मेथड। जो बोलते हैं ना, वर्ण के हिसाब से पढ़ना, वर्ण को अब पढ़ते हो, व्यंजन वर्ण पढ़ते हो, तो जैसे शब्द में होता है शब्द संभार पढ़ा जाता है, वैसे ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये सबसे पुराना मेथड है टीचिंग का। इट एज्यूम्स दैट familiarity with the forms and names of the letters helps a learner in recognizing and pronouncing words। देखो जब हम 2-3 वर्ड्स बोल रहे हो, उसको सेम सेम लग रहा है, तो उसका स्पेलिंग जानना, किसके बाद कौन सा है और उसका मतलब जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि बच्चे वर्ड्स रिकॉग्नाइज कर सके और प्रोनाउंस कर सके अच्छे से। फिर आता है फोनिक सिलाबल मेथड। फोनिक सिलाबल मेथड, फोन से समझ रहे हो ना? फोन मतलब क्या है पता है? जहाँ से साउंड जाता है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट, जो अल्फ़ाबेट के साउंड है, एंड एसोसिएशन ऑफ दैट टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड्स एंड सेंटेंस। जब हम अल्फ़ाबेट्स को उसके साउंड के साथ जोड़ते हैं और वर्ड्स बनाते हैं और सेंटेंस बनाते हैं मीनिंगफुल वाले, इसको फोनिक सिलाबल।
पहले बता दूँ, सिलाबल मतलब अल्फ़ाबेट, ठीक है। देखो फिर आता है फोनेटिक, 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 ठीक है, फोनेटिक मेथड, और फोनोटिक मेथड भी बोल सकते हो। दिस मेथड इज स्टार्टेड विथ फोनेटिक सिंबल्स एंड द वर्ड, जिसका साइंटिफिक मेथड हो। यहाँ पे स्पेलिंग बच्चे ने जल्दी जल्दी लिखा है, तो साइंटिफिक होगा और एक IFI रहेगा, साइंटिफिक मेथड। तो ये क्या होता है ना, बच्चे किस वर्ड पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे बच्चों को हम कोई सिंबल्स दे रहे हैं, बच्चों को एप्पल दिखाया, तो बच्चा उसे देख के कॉपी में उसको एप्पल बोल के नोट डाउन करेगा। सिंथेटिक मेथड, सिंथेटिक मेथड मतलब क्या है, वर्ड मेथड और लुक एंड से मेथड बोल सकते हैं। सिंथेटिक मेथड में एक पहला मेथड आता है वर्ड मेथड और लुक एंड से मेथड। जैसे बहुत सारे पिक्चर्स दिखाए गए, एक एक पिक्चर को पूछा जाएगा कि इस मेथड के थ्रू एक एक पिक्चर दिखाएंगे, इमेज दिखाएंगे और पूछेंगे कि ये बोलो क्या है। जैसे बच्चे ने बोला एफ फॉर फ्लैग, फ्लैग मतलब झंडा, तो वो उसने पूरा बोला, स्पीक किया, बोला, ठीक है। फिर देखो फ्रेज मेथड, फ्रेज मतलब होता है एक सेंटेंस बनाना, जो कि इट इज़ ए कॉम्प्रोमाइज मेथड बिटवीन द वर्ड एंड सेंटेंस। मतलब ये ना ही कंप्लीट सेंटेंस है ना ही कंप्लीट वर्ड है, मतलब वर्ड से ज़्यादा सेंटेंस से कम, बट 2 या 3 वर्ड्स को मिला के ही बनता है, ठीक है। बट वर्ड से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मीनिंग बहुत ही बड़ा होता है, फ्रेज मेथड बोलते हैं। सेंटेंस मेथड, यू नो दैट, कंप्लीट एक सेंटेंस बनाना वर्ड्स को जोड़ के, वो भी मीनिंगफुल वाला। स्टोरी मेथड, ये भी जानते हो, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन स्टोरी टेलिंग। टीचर जैसा स्टोरी बता रहे क्लासेस में, और विद द हेल्प ऑफ ए पिक्चर और ए सीरीज ऑफ पिक्चर, आफ्टर केयरफुल लिसनिंग द पीपल्स रिप्रोड्यूस द स्टोरी आइदर इंडिविजुअली और इन ग्रुप। देखो टीचर ने पढ़ा दिया पूरा स्टोरी को क्लास में, फिर बहुत सारे पिक्चर्स दिखाए और उसके बाद बोला कि अच्छे से इसको सुनो, और उसके बाद स्टोरी के जो भी पॉइंट्स मैंने बोले थे पिक्चर्स को देखते हुए बताओ, ग्रुप्स में बताओ या फिर इंडिविजुअली। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रीडिंग। तो 4 फैक्टर्स हैं, आप चाहो तो ये फैक्टर्स को लिसनिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में और स्पीकिंग में, सब में यूज़ कर सकते हो। फिजिकल मैथड, फिजिकल फैक्टर, मेथड बोल रही हूँ, फिजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, ठीक है। इसको एक्सप्लेन अगर करना है, फिजिकल फैक्टर, सपोज जब आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो, देखना एक चीज़ आपके अंदर होता है कि नहीं, बताना थोड़ा। आप साउंड्स सुन नहीं पाते हो प्रॉपरली, होता है किसी के साथ, ये साइंटिफिक प्रोसेस है, आपका ब्रेन फंक्शन थोड़ा स्लो होता है, इस वजह से आप सुनने में इश्यूज आते हैं। दिया था, खुद एक्सप्लेन करेंगे। तो फिजिकल फैक्टर में जैसे हेल्थ इशू हो गया, या आपका बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, हेडेक है, इशू है, और यू आर नॉट फिजिकली हेल्दी, इल हो आप, तो आप नॉट एबल टू रीड हो, नॉट एबल टू रीड हो। सोशल फैक्टर, सोसाइटी में जितने लोग हैं आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे, बहुत गाली देते हैं, डांटते हैं, या फिर आपसे बिहेव भी अच्छा नहीं करते, तो वो फैक्टर्स में भी आपको इशू हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, जब आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो तो आप रीड नहीं कर सकते, साइकोलॉजिकली आप बहुत ज़्यादा जब डिस्टर्ब्ड होते हैं आप रीड नहीं कर सकते। इमोशनल फैक्टर्स, वही सेम चीज़ है, आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, कोई काम नहीं होगा आपसे, ना ही प्रॉपर लिसनिंग, ना ही आप अच्छे से देख सकते हो, ना ही आप सुन सकते हो, ना ही बोल सकते हो, कुछ नहीं। तो ये सारे आपको दिया गया, 2-2 लाइन पे अपने अकॉर्डिंग लिखना। इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, क्या है इंपॉर्टेंस, ये लास्ट है। टू मेक फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, ऑब्वियस है रीडिंग होने से हम सोसाइटी में एडजस्ट हो सकते हैं, टू गेट जॉब, जॉब मिल सकता है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, खुद का दिमाग का विकास हो सकता है। टू बिकम नॉलेजेबल, ऑब्वियस है नॉलेज बढ़ता है बहुत ज़्यादा, जितना आप रीडिंग करोगे उतना ही। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वही दिमाग का विकास। कम्युनिकेट विद अदर्स, ऑब्वियस है रीडिंग अच्छा होने से, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, आप पढ़ते बहुत अच्छा हो, रीड करते हो, तो आपसे दोस्ती करने के लिए भी आता है, फ्रेंडशिप हो जाता है, बहुत जगह पे आपको बुलाया जाता है, ऐसा भी है। लर्न डिफरेंट लैंग्वेज, जब हम रीडिंग करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज भी पढ़ना पसंद करते हैं। द रेस्पेक्ट अदर्स, दूसरों को रेस्पेक्ट देना। एवॉइड मिसचिवियस थिंग्स, जब हमें रीडिंग करना प्रॉपरली आता है तो हम दूसरे गलत चीज़ों को छोड़ देते हैं, ठीक है, गलत चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। करोगे तो इससे ही 20-25 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, इस वजह से ही बोला जा रहा है बार बार। तो राइटिंग स्किल, इंट्रोडक्शन फर्स्ट, डेफिनेशन, टीचिंग हाउ टू राइट इन्वॉल्व्स मैनुअल स्किल। मैनुअल स्किल जैसे पता है आप लोग बचपन में अल्फ़ाबेट राइटिंग के लिए कॉपी यूज़ करते थे, या फिर एक ना बुक भी आता था जहाँ पे ऊपर वर्ड्स लिखे रहते थे या फिर अल्फ़ाबेट्स, और उसको बार बार रिपीट करके लिखने के लिए कुछ लाइन्स होते थे, ठीक है, वो मैनुअल स्किल्स में आता है। और ट्रेडिशनल मेथड में देखो ये सारे सिंबल्स जो दिए गए ना, ये राइटिंग का है,
राइटिंग सबसे लास्ट में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे स्लैंटिंग, स्ट्रेट लाइन, हाफ सर्कल, हाफ यू शेप्ड, बहुत सारे हैं। तो पहले बच्चों को जैसे स्ट्रेट लाइन डिफरेंट फॉर्म्स में सिखाए जाते थे, हाफ स्लैंट, स्लैंट, कंप्लीट स्लैंट, फॉरवर्ड स्लैंटिंग, बैकवर्ड स्लैंटिंग, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। ठीक है। प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच और कंसिडरेशन बिफोर टीचिंग राइटिंग। तो राइटिंग अगर सिखाना है बच्चों को तो क्या करना चाहिए, जैसे स्क्रिप्ट चूज़ करना, प्रिंट स्क्रिप्ट चूज़ कर रहे हो या कर्सिव स्क्रिप्ट चूज़ कर रहे हो। फिर चॉइस ऑफ लैंग्वेज मटेरियल, बच्चों को अगर पढ़ाना है तो कौन सा यूज़ जल्दी करोगे, जैसे कि अर्ली एज में करना है। चॉइस ऑफ स्लैंट अभी बोल रही थी, ब्लैकवर्ड्स सॉरी कि ना ब्लैक नहीं होगा, बैक होगा, बैकवर्ड, बैकवर्ड करेक्ट कर लेना प्लीज़। ये मेरे टाइम का है इसलिए बोल रही हूँ मैंने, और ये कॉपी मेरे पास अभी नहीं है तो मैं करेक्शन नहीं कर पाई। तो इसको बैकवर्ड लिखोगे। और यहाँ पे एक्चुअली ब्लैक मतलब ब्लैक बोर्ड स्लैंट भी हम बोलते हैं, और इसको बैकवर्ड लिखना। ठीक है, बैकवर्ड लिखना करेक्ट रहेगा, बैकवर्ड स्लैंट। ब्लैक बोर्ड स्लैंट क्या होता है, नॉर्मली जब बच्चों को सिखाया जाता है पहले पहले तो स्लैंटिंग ऐसा होता है, ऐसे टाइप का हम लोग लिखते हैं स्लैंटिंग सिखाने के लिए। ठीक है। तो बैकवर्ड क्या है, पीछे की तरफ लाइंस जा रहे हैं। फॉरवर्ड क्या होता है, जब हम लोग कोई चीज़ को लिखते हैं आगे की तरफ सेंड करते हैं, तो ये फॉरवर्ड है। इरेक्ट पोजिशन, जब हम सीधे लिखते हैं, जैसे कि आई जे, सीधे लिखते हो, इरेक्ट पोजिशन। तो इसके बाद बहुत सारे अप्रोच है, जैसे इंटरैक्टिव अप्रोच और स्टेजेस ऑफ राइटिंग स्किल है। पहले होता है ट्रेनिंग ऑफ पेनमैनशिप, पेन पकड़ने का टेक्निक, जहाँ पे लेटर सिखाया जाता है बच्चे को, फिर लेटर को जोड़ के वर्ड्स बनाना सिखाया जाता है। फिर चॉइस ऑफ लैंग्वेज मटेरियल ऊपर ही हम लोग किए हुए थे। और उसके बाद स्टेज 2 में लेटर राइटिंग बच्चा सीखता है कि फर्स्ट लेटर कैसे लिखे, उसको जोड़ते हुए कैसे पूरे वर्ड्स बनाए, ऐसा। एक्सपर्ट सजेशन मतलब मेथड्स क्या यूज़ करोगे। तो 4 टाइप के मेथड होते हैं जो कि आपके ओटेट सीटेट में भी पूछे जाते हैं। किंडरगार्टन मेथड, ट्रेसिंग मेथड, प्री इमिटेशन मेथड, एफजी फ्रेंच मेथड। ठीक है, वो मेथड्स को आप एक्सप्लेन करोगे, उसी के नीचे मेरिट डिमेरिट्स आपको गिवन है। ठीक है, और ये सारे आपके मेथड्स के साथ ही है। फिर टेक्निक्स हेल्पफुल फॉर राइटिंग, जैसे कि ओवर राइट करना, फ्लैश कार्ड में लिखना, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग एक्सप्लेन करोगे। ये जो टाइप्स ऑफ राइटिंग है ना, तो जितना आपको याद रहे, बिकॉज मैंने एक्स्ट्रा लिखा था मेरे लिए, तो जितना आपको याद रहे, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है। तो कन्वेंशनल टाइप, नो कन्वेंशनल टाइप मतलब नॉन कन्वेंशनल टाइप, पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, कॉम्पोजिशन राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारा आपका फर्स्ट टाइप में है, कन्वेंशन में है। नॉन कन्वेंशन में आपका आता है डायरी राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, फिलिंग इन फॉर्म्स, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, वर्बल एंड नॉन वर्बल। लास्ट जो पेज है आपको दिखाया जा रहा है कि पिक्चर्स के थ्रू बच्चा कैसे सीखता है, रैंडम स्क्रिविंग क्या करता है, स्क्रिबल राइटिंग क्या होता है, सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स लेटर्स। तो ये एक टेक्निक है जहाँ पे बच्चों को धीरे 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 हम सिखाते हैं राइटिंग क्या होता है। ये पेज आपको नहीं करना है, बस हम आपको एक प्रोसेस दिखा रहे हैं। इसको हैडी सॉन्ग्स चार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्रेशन ऑफ चाइल्ड्स राइटिंग बोलते हैं। जेन्युइनली बाहर के कंट्री में इसे यूज़ किया जाता है बच्चों को राइटिंग अच्छा करवाने के लिए। चलो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देते हैं, जैसे कि ये पोर्शन कंप्लीट रहे। राइटिंग इज़ वन ऑफ द स्किल डेवलप्ड इन, अच्छा 1 सेकेंड, राइटिंग इज़ वन ऑफ द स्किल डेवलप्ड इन आवर स्टूडेंट वाइल टीचिंग ए लैंग्वेज। अच्छा, LSRW सबसे एंड में कौन आया, राइटिंग आया। सबसे एंड में कौन है, राइटिंग है। ठीक है, ये बच्चों के लैंग्वेज टीचिंग के एंड में आता है ये। इट इज़ थ्रू राइटिंग दैट ए पर्सन इज एबल टू कन्वे हिज थॉट्स। राइटिंग के माध्यम से, लेखन पद्धति के माध्यम से एक व्यक्ति, ये पर्सन इज एबल टू कन्वे अपने जो भाव व्यक्तित्व होता है या भावात्मक चीज़ें होते हैं, जो आप सोचते हो, इमेजिनेशन होता है, थॉट्स आइडियाज़ होते हैं, उसको आप प्रेजेंट कर सकते हो। जो सबके सामने आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, लिख के आप बहुत लोगों को प्रेजेंट कर देते हो। डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू बेकॉन, एक पर्सन का नाम है जो कि राइटिंग स्किल के ऊपर काम कर रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू बेकॉन वो उन्होंने बोला एक अच्छा सा लाइन, बहुत अच्छा, रीडिंग मेक्स ए फुल मैन। एक इंसान को पूरा इंसान बनाता है रीडिंग। ठीक है, आप जो पढ़ाई करते हो, पठन, कॉन्फ्रेंस, जो आप कॉन्फ्रेंस जब ज्वाइन करते हो, कहीं पे जाके कुछ स्पीच देते हो, तो वो आपको बताता है रेडी मैन, जो हर एक परिस्थिति के लिए तैयार रहे, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेडी रहे। और जब आप राइटिंग सीख जाते हो, राइटिंग करना सीख जाते हो, तो आपको एग्जैक्ट मैन मतलब इस पूरे वर्ल्ड के लिए जो एक्चुअल में चाहिए वो आप सीख लेते हो, एग्जैक्ट मैन। तो रीडिंग आपको एक ह्यूमन बनाता है,
कॉन्फ्रेंस आपको एक रेडी मैन में कन्वर्ट करता है, और राइटिंग आपको एक एग्जैक्ट इंसान बनाता है। टीचिंग हाउ टू राइट इन्वॉल्व्स मैनुअल स्किल। जब टीचिंग के लिए आप काम करते हो, आप बोल सकते हो राइटिंग के लिए, जब हम टीचिंग राइटिंग कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं लिखने का, तो कौन से सेंस ऑर्गन्स यूज़ होंगे यहाँ पे? बच्चे का तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है ही, वो लाइन लिख ही सकते हो, और सेंस ऑर्गन्स भी यूज़ होंगे, बट बताओ यहाँ पे कौन से चीज़ें यूज़ होंगे एज ए सेंसरी पोर्शंस, वो एक्टिव रहेंगे तो आप लिख पाओगे। कौन सा है? जल्दी, राइटिंग के लिए क्या चाहिए बताइए, जल्दी बताओ। जब LSRW के लिए आप मटेरियल चूज़ करते हो, तो उस समय बहुत अच्छे से आपको केयरफुल वे से लैंग्वेज मटेरियल चूज़ करना चाहिए। जैसे पहले आपने क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ा यहाँ पे कि प्रिंट स्क्रिप्ट चूज़ करना। स्क्रिप्ट कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंट स्क्रिप्ट, कर्सिव स्क्रिप्ट। प्रिंट स्क्रिप्ट में लेटर्स जॉइन नहीं होती, कर्सिव में लेटर्स जॉइन होते हैं। फिर आपको बताया क्या कि कुछ बच्चे होते हैं जो टोटल लिखना सीखना नहीं चाहते, और कुछ बच्चे होते हैं लिखना सीखना चाहते हैं बट ओनली मदर टंग में। कैसे हम लिखना शुरू करते हैं? पहले पेन पकड़ते हैं, फिर हम चॉक एंड स्मॉल बोर्ड में लिखना प्रैक्टिस करते हैं, बार बार स्ट्रेट लाइन डालते हैं, फिर लाइन स्ट्रोक सब कुछ सीखते हैं। उसके बाद जब आपको बोला गया एज ए टीचर आप मटेरियल चूज़ करो, केयरफुली चूज़ करो ताकि बच्चों को प्रैक्टिस करवा सको। चॉइस ऑफ स्लैंट, तो आपको मैंने बोला ये ब्लैक बोर्ड स्लैंट है, बट इसको आप बैक वर्ड स्लैंट लिख सकते हो, ठीक है। ब्लैक बोर्ड में जब स्लैंटिंग यूज़ करते हैं तो बैकवर्ड स्लैंटिंग ज़्यादा यूज़ होता है, फॉरवर्ड स्लैंटिंग कम यूज़ होते हैं। इरेक्ट पोजीशन, जो सीधी सीधी लिखे जाए। सो ये सब प्रोसेस सीखने के बाद जैसे बच्चों को दिया जाता है कि 2-4 लाइन लिख के दिखाओ, सेंटेंस मेकिंग करके दिखाओ, कॉम्पोजिशन लिख के दिखाओ, आइडियाज़ बना के दिखाओ, ये सारे किए जाते हैं। और एक अप्रोच है इंटरैक्टिव अप्रोच। जब इंटरैक्टिव अप्रोच बोला जाए, द मेजर एम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज़ टू डेवलप इन आवर लर्नर्स द एबिलिटी टू कम्युनिकेट करने का कैपेसिटी बढ़े बच्चों में, जैसे कि इंग्लिश और डिफरेंट लैंग्वेज में। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है इंटरैक्शन में, बातचीत करने में। टू प्रोमोट इंटरैक्शन, अगर आप इंटरैक्शन को बढ़ाना चाहते हो तो बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हर एक चीज़ में अटेंशन देना पड़ेगा। अभी स्टेजेस ऑफ टीचिंग राइटिंग स्किल क्या है? स्टेजेस आपको बोला था, ट्रेनिंग ऑफ पेनमैनशिप, पेन पकड़ने का ट्रिक, लेटर लिखने का ट्रिक, लेटर को कंबाइन करने का ट्रिक, ठीक है। स्टेज 2 में जब लेटर राइटिंग सीख जाओ तो लेटर फॉर्मेशन, लेटर मतलब जॉइन करके वर्ड फॉर्मेशन, और फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखना और मीनिंग बनाना, ये स्टेज 2 का काम है। मैथड्स कितने हैं? 4 प्रकार के मैथड है। किंडरगार्टन मैथड, ट्रेसिंग मैथड, फ्री इमिटेशन मैथड, FG फ्रेंच मैथड। तो पहला आपका आता है किंडरगार्टन। देखो नंबरिंग देख के करना, लिखोगे जब नोट्स, नंबर 1 में है किंडरगार्टन, ट्रेसिंग नंबर 2, फ्री इमिटेशन नंबर 3, नंबर 4 में है FG फ्रेंच मैथड। तो फर्स्ट में है एफ, मतलब आपका किंडरगार्टन मैथड, फर्स्ट वन। इन दिस मैथड किंडरगार्टन बॉक्स यूज़ करते हैं जो वुडन पीसेस से बनते हैं, और उसमें ना अल्फ़ाबेट, पिक्चर्स, नंबर्स रहते हैं, जिसको जॉइन करके, पीसेस को जॉइन करके बच्चा सीखता है डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। इसके मेथड्स मतलब मेरिट क्या है? प्लेवे मेथड ईजी एंड इंटरेस्टिंग होता है, स्मॉल बच्चों के लिए अच्छे होते हैं, छोटे बच्चों के लिए। डिमेरिट क्या है? नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ऑल, बड़ों बच्चों के लिए नहीं है ये। समटाइम्स दे आर गेटिंग बोर्ड, ठीक है, छोटे बच्चे भी बोर हो जाते हैं। नेक्स्ट मेथड में चलते हैं जिसका नाम है ट्रेसिंग मेथड। ट्रेस करना मतलब प्रिंट, जैसे प्रिंटेड होते हैं, ठीक है। दिस मेथड रिक्वायर्स लर्नर्स टू मेक मूवमेंट ओवर द प्रिंटेड और राइट रिटन लेटर विथ ए पेन और पेंसिल। जैसे यहाँ पे डॉट डॉट करके ए लिखा गया है, तो बच्चा वहाँ पे उसको जोड़ते हुए ए बार बार बोलेगा, इसी को ट्रेसिंग मेथड बोलते हैं। मेरिट ऊपर जो था ना वही सेम रहेगा, प्ले मेथड easy and interesting, helpful for small children. Demerit discourage the habit of हैंडवर्क करने के लिए ये डिस्करेज करता है। इन दिस मेथड मतलब ये आपका तीसरा वाला मेथड है, ये तीसरा वाला फ्री इमिटेशन मेथड। जैसे आपको सिखाया जाए उससे देख के ही कॉपी करना है, जैसे ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखा गया उसे देखते ही आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे, यही मेथड है इसका। मेरिट क्या है? पीपल्स गेट ए चांस टू शो देयर स्किल, बच्चे को यहाँ पे चांस मिलता है अपना कौशल दिखाने को। मेक्स पीपल सेल्फ डिपेंडेंट, खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरे के ऊपर नहीं। डिमेरिट्स लर्न सम रॉन्ग वर्ड्स ऑल्सो, कभी कभी वो समझ नहीं पाते हैं और गलत लिखे वर्ड्स गलत हो जाता है या रॉन्ग सीख लेते हैं। डिस्करेज द हैबिट ऑफ हैंड वर्क,
ये भी हैबिट, जो हैंडवर्क का हैबिट होता है उसको डिस्करेज करता है। एफजी फ्रेंच मेथड अगर देखो, यहाँ पे देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। वो इम्प्रूव करना चाहते थे हैंड मूवमेंट्स को। सेकेंडली, ये फर्स्ट इम्प्रूव करना चाहते थे बच्चों के हैंड मूवमेंट्स को। सेकेंडली, वो फॉलो करते हैं प्रोसीजर जैसे कि टीचिंग स्ट्रोक। स्ट्रोक समझना पड़ेगा, सर्कल, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रोक एंड सर्कल। देखो स्ट्रोक क्या होता है, जैसे ऐसे ऐसे लाइंस को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ए हो गया, बी में, डी में यूज़ करते हैं, तो उसके लिए समझाया गया। फिर आपको सिंबल्स को क्रॉस करके दिखाया गया। टीचिंग सर्कल, हाफ सर्कल, ब्रैकेट्स, कंप्लीट सर्कल, ओवल, सो लॉन्ग ओवल, बहुत सारे सिखाए जा रहे हैं, जैसे ओ क्यू। इसके लिए टीचिंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रोक एंड सर्कल, ऊपर के जॉइंट कहते हो, जैसे कि डी क्यू, ऐसे समझाया गया। टीचिंग कर्व्स, जैसे कि कर्व्स मतलब ऐसे, तो एस हम लोग डिफरेंट फॉर्म में एस, जे, क्वेश्चन मार्क समझा रहे, बच्चों को लिखने का हैबिट दिला रहे। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रोक एंड कर्व्स को ज्वाइन किया तो आर मिला, एन मिला, एम मिला, टी मिला, एच मिला, ऐसा। अभी टेक्निक्स हेल्पफुल फॉर राइटिंग स्किल बाय ओवर राइटिंग विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड, विद द हेल्प ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, जो अभी बोला था इमिटेट करने में। बच्चा कॉपी करता है। इमिटेटिंग लाइन रिटन बाय द टीचर, जो लाइंस आपको कॉपी में टीचर ने लिख दिया उसको उसके ऊपर हाथ घुमा घुमा के आप लिखते हो। यूज़ ऑफ सब्सटीट्यूशन टेबल्स ऑल्सो यूज़ होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर बोला गया गुड हैंड राइटिंग किस में होना चाहिए, मतलब गुड हैंड राइटिंग के कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए ना। यूज़ ऑफ प्रॉपर लेटर जब लिखे करेक्टली लिखे। डिस्टिंक्टिवनेस रहे, मतलब प्रॉपर, नीट, क्लीन रहे, समझ आता हो। प्रॉपर स्पेसिंग, एक अल्फ़ाबेट से दूसरे का गैप अच्छे से रहे और एक वर्ड से दूसरे का गैप रहे। लेटर ऑफ द मॉडरेट साइज़, जो भी आप लेटर्स लिखो वो साइज़ में बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, सेम मॉडरेट साइज़ का यूज़ करो। राइटिंग इन स्ट्रेट लाइन, एक ही सीधे लाइन में लिखो। लेजिबिलिटी, मतलब क्लियर होना चाहिए, ना कि ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आप लिखो। सिंप्लिसिटी होना चाहिए। स्पीड, जब लिख रहे हो तो प्रॉपर वे से लिखो कि हैंड राइटिंग बहुत ख़राब ना हो जाए। अट्रैक्टिवनेस भी रहना चाहिए, जैसे कि आपके हैंड राइटिंग को देख के लोग अट्रैक्ट हो। अब देखो टाइप्स ऑफ राइटिंग, दो टाइप का बोला था, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, एक पैराग्राफ लिखना। सपोज आपको बोला गया, एक सेंटेंस दिए गए और बहुत सारे सेवरल सेंटेंस दिए गए, उसको जोड़ते हुए आप एक बुक से और एक सिंगल सब्जेक्ट का पैराग्राफ लिख रहे हो। ऐसे राइटिंग, एक टॉपिक दिया गया उसको 3 पार्ट में आप लिखोगे, इंट्रो, बॉडी एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट, कंटेंट और बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन पार्ट पूरा लिखेंगे। लेटर राइटिंग, लेटर में भी वैसे ही होता है, ये ट्रेडिशनल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी इंडिविजुअल को इन्फॉर्मेशन देते हैं डायरेक्टली, कोई भी इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से, और हम ऑपोजिट भी कर सकते हैं। सेंड बाय पोस्ट। कॉम्पोजिशन राइटिंग ऐसे राइटिंग का ही ऑपोजिट है, यहाँ पे हम वर्ड्स कंपोज करेंगे, अरेंज करेंगे और पूरा सेंटेंस मेकिंग करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग, जैसे कि बोलो, रिपोर्ट राइटिंग इज़ ए फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ व्हाट हैज़ बीन सीन, मतलब जैसे आप कहीं पे एक इवेंट पे हैं, जो जो आप देख रहे हो उसको फटाफट फटाफट राइटिंग कर रहे हो, और उसको सेवरल काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स हो सकते हैं, और जो कि न्यूज़पेपर में, जर्नल्स में प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, कमिटी रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट, साइंटिफिक रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। वैसे नॉन कन्वेंशनल में चले जाओ, डायरी राइटिंग होता है। डायरी में जैसे बच्चों के गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स के बारे में लिखे जाते हैं, और कुछ डायरी होते हैं पर्सनल डायरी मेकिंग, जहाँ पे आप अपना नोट्स बना के रखते हो और शेड्यूल और एंगेजमेंट पीरियड रखते हो, कहाँ पे आपको क्या काम है। डायलॉग्स राइटिंग, जैसे कि आइडियाज़ को जोड़ते हुए आप डायलॉग्स बनाते हो, लॉजिक वे में समझाते हो, ट्रूली बेसिस में कोर्सेज को दिखाते हो, कन्वर्सेशन को लिखते हो। फिलिंग इन फॉर्म्स फिलअप तो जानते हो आप लोग, जो पूछा जाता है उतना लिखना पड़ता है। कमांड्स, जो कमांड्स आपको गिवन होते हैं उसी के बेसिस पे आपको लिखना पड़ता है। जैसे रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म्स होते हैं, लोन फॉर्म, बैंक फॉर्म, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, तो कम्युनिकेशन इज़ यूज फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ टू मीडिया। तो अभी मैं जैसे इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, तो हमें एक मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर, चाहे कुछ भी चाहिए आपको सेंड करने के लिए, तो ऐसा हो सकता है, या मोबाइल टू मोबाइल हो सकता है, फैक्स हो सकता है, मेल हो सकता है, टीवी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, उसमें भी हम लोग इन्फॉर्मेशन लिख के दे सकते हैं। वर्बल, जब हम कम्युनिकेट करके बताएं, इसको लैंग्वेज का यूज़ करके, बाय बोल के, ठीक है। नॉन वर्बल क्या है, लास्ट, कम्युनिकेशन थ्रू यूज़ ऑफ साइन सिंबल्स का यूज़ करोगे, एक्सेट्रा, रेदर देन लैंग्वेज। तो लास्ट में भी समझाया था कल के क्लास में, जब वॉइस का यूज़ ना हो और डायरेक्टली हम कुछ चीज़ों को लिख के दिखाए और सिंबल और एक्टिंग करके दिखाए विदाउट एनी वॉइस, उसको नॉन वर्बल कहते हैं। तो इस टाइप के राइटिंग है, इतना ही आपका वेराइटीज़ है। सो इतना आप लिखें।
और अगर आपको चाहिए कि राइटिंग को और अच्छा करने के लिए और क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अपना बुक से सजेशन ले लेना, या फिर और अगर बढ़ाना हो नोट्स को तो आप विकीपीडिया से थोड़ा सा मतलब सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब से मत करना, वो जो तो लिखेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ विकीपीडियाज़ के जो ऑप्शंस होते हैं, इन्फॉर्मेशंस होते हैं, उसको आप ले सकते हो। ठीक है।